Dear students, welcome to the third lecture on Quantum Mechanics Part 2. क्वांटम यांत्रिकी भाग 2 के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से तरंग फलन से ऊर्जा स्तरों का परिकलन किया जा सकता है। Today we will learn how we can calculate energy levels from wave function. But before that, let's have a look on what we have learned in last class. पिछली क्लास में हमने देखा एक सिंपल मॉलिक्यूलर सिस्टम H2 प्लस आयन, मॉलिक्यूलर आयन जिसमें 2 प्रोटॉन है और केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन हम कैसे डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए जो विधि यूज किया गया था वो है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। परमाणु कक्षकों के रेखीय संयोजन से किस प्रकार आणविक कक्षक बनते हैं उसको देखिए। यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसमें दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जो ओवरलैप हो रहा है, पहला न्यूक्लियस फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन और सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों का यहाँ पर योगदान होगा और साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू C1 साई ए प्लस C2 साई बी होगा। यहाँ पे साई ए और साई बी एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, C1 और C2 गुणांक या कोएफिशिएंट है। अब इस H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन के दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम कई अलग अलग केसेस के रूप में बता सकते हैं। पहला केस देखते हैं जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन HA के करीब है तो इलेक्ट्रॉन केवल पहले न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा और इस कंडीशन में साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को केवल फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई ए के रूप में हम बता सकते हैं। इसको इस इक्वेशन के साथ में यदि देखें तो C1 का वैल्यू यहाँ पर 1 है और C2 का वैल्यू यहाँ पर 0 है। यहाँ पे केवल कंट्रीब्यूशन एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल का है। सेकेंड एक्सट्रीम केस को यदि देखें, इलेक्ट्रॉन यदि HB के करीब है तो इलेक्ट्रॉन केवल इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होगा और वेव फंक्शन को हम केवल साई बी जो कि सेकेंड एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल वेव फंक्शन है उससे व्यक्त कर सकते हैं। इस केस में C1 का मान 0 है और C2 का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। पिछले क्लास में यहाँ पर 0 लिखा गया था गलती से, ये इसको करेक्ट कर लेंगे। C1 बराबर 0 होगा और C2 बराबर 1 होगा इस केस में। और यदि इलेक्ट्रॉन इंटरमीडिएट पोजीशन में होगा इसमें दोनों ही एटॉमिक ऑर्बिटल की विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी और उसको हम साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू C1 साई ए प्लस C2 साई बी से प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों न्यूक्लियस समान होने के कारण दोनों सेम टाइप के न्यूक्लियस हैं, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम होगा तो C1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू C2 स्क्वायर। और हमने पिछले क्लास में नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन में देखा था C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर का मान आता है इक्वल टू 1। इन दोनों इक्वेशन को जब हम यूज करेंगे तो हमको C1 और C2 का वैल्यू मिलेगा। C1 का मान आता है 1/√2 और C2 के दो मान हो सकते हैं या तो प्लस या माइनस 1/√2। इस वैल्यू को इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि दो वेव फंक्शन हमको मिलता है, एक वेव फंक्शन के एडिशन और दूसरा वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन सिस्टम में जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक एडिटिव इफेक्ट से और दूसरा सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट से। ये अधिक स्थायी होता है और ये कम स्थायी। अभी हमने देखा कि किस प्रकार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरंग फलन या वेव फंक्शन को हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इन वेव फंक्शन या तरंग फलनों से एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तरों का परिकलन कैसे करेंगे या उसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वही सिस्टम हम ले रहे हैं H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन, ये दो न्यूक्लियस से बना हुआ है H1 और H2। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन यहाँ पे साई1 से बताया गया है और सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल को हमने यहाँ पर साई2 से रिप्रेजेंट किया गया। और इस सिस्टम का हमको टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो उसके लिए टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होगा H कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। अब हम देखते हैं इसको कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
सबसे पहले तो पिछले क्लास में हमने जो देखा था LCAO विधि के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल psi1 और psi2 है, सो इट विल बी C1 psi1 प्लस C2 psi2. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. अब हम देखते हैं एनर्जी के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट के अनुसार हमने देखा था कोई भी क्वांटिटी को हम उसके एवरेज वैल्यू को किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहां पर इंटीग्रेशन -∞ से +∞ तक, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वेव फंक्शन का, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, यहाँ पे टोटल एनर्जी है इधर, इसलिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लिखा गया है। वेव फंक्शन साई डी टो डिवाइडेड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और वेव फंक्शन का प्रोडक्ट, और डी टो यहाँ पे भी -∞ से +∞ से। इंटीग्रेशन हमेशा होल स्पेस में है, -∞ से लेके +∞ तक, और सुविधा के लिए हम, कन्वीनियंस के लिए हम इस -∞ और +∞ को ड्रॉप कर देंगे, कहीं पे भी लिखेंगे नहीं। साथ ही साथ साई जो वेव फंक्शन है ये रियल फंक्शन है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और साई सेम होगा, इसलिए एनर्जी का एक्सप्रेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिमिट नहीं डालेंगे, साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई डी टो डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, ये साई दोनों सेम होगा तो ये साई स्क्वायर डी टो हो जाएगा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. अब इस इक्वेशन नंबर 1 से जो वेव फंक्शन है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, उसका वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखते हैं, इक्वेशन 1 का वैल्यू इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वी हैव E इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 psi1 प्लस C2 psi2, ठीक है, ये साई का वैल्यू हो गया। फिर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, फिर से साई का वैल्यू है C1 psi1 प्लस C2 psi2 डी2, ये हो गया न्यूमरेटर। सिमिलरली साई का वैल्यू हम डिनोमिनेटर में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा C1 psi1 प्लस C2 psi2 होल स्क्वायर डी। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. अब इस इक्वेशन नंबर 3 में आगे हम इसको, यहाँ पे लिमिट हम लोग हटा दिए हैं, लेकिन यहाँ पे -∞ से +∞ तक लिमिट रहेगा। इस इंटीग्रेशन को यदि हम देखेंगे तो हमको 4 टर्म ऊपर मिलेंगे। C1 psi1 हैमिल्टोनियन ऑपरेटर C1 psi1, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, और C1 का C2 के साथ में प्रोडक्ट होगा, और C2 का C1 के साथ प्रोडक्ट होगा। तो देखिए कितने टाइप के इंटीग्रल हमको यहाँ पर मिलेगा। ये C1 और C1 कोएफिशिएंट इंटीग्रेशन साइन के बाहर हो जाएगा, C1 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 स्क्वायर हो गया, इंटीग्रेशन psi1 हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H कैप, फिर psi1 डी2, ये पहला इंटीग्रल हो गया। इसी प्रकार C2 psi2 हैमिल्टोनियन C2 psi2, तो C2 क्या हो गया, C2 स्क्वायर
इंटीग्रेशन, यहां पे क्या होगा, साइड टू हैमिल्टोनियन, देन साइड टू एच कैप, साइड टू डीटो, प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, C1 इंटू C2, C1 C2 इंटीग्रेशन, पहला क्या है psi1, देन हैमिल्टोनियन ऑपरेटर psi2, psi1 हैमिल्टोनियन ऑपरेटर psi2 d2, प्लस लास्ट टर्म C2 psi2 हैमिल्टोनियन C1 psi1, तो ये हो गया C1 C2। इंटीग्रेशन में पहले क्या आएगा, psi2 हैमिल्टोनियन ऑपरेटर psi1 d2। तो इस प्रकार से 4 इंटीग्रल में हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा C1 स्क्वायर इंटीग्रेशन psi1 स्क्वायर d2, प्लस सेकेंड टर्म होगा C2 स्क्वायर इंटीग्रेशन psi2 स्क्वायर d2, प्लस ट्वाइस C1 C2 इंटीग्रेशन psi1 psi2 d2। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ये C1 स्क्वायर psi1 स्क्वायर C2 स्क्वायर psi2 स्क्वायर। अब इन इंटीग्रल्स को हम डिफरेंट सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखते हैं डिनोमिनेटर में कौन कौन से सिंबल्स हैं, इंटीग्रल्स है उसके लिए क्या सिंबल यूज होगा, और डिनोमिनेटर में हम क्या सिंबल यूज कर सकते हैं। ऊपर न्यूमरेटर में यदि देखेंगे, ये इंटीग्रल psi1 h कैप psi1, यहाँ पे क्या है psi2 h कैप psi2, ये दोनों एक ही प्रकार के इंटीग्रल है। इंटीग्रल इसको हम जनरल फॉर्मूला में लिख सकते हैं, psi I h कैप psi I d2, और इसके लिए सिंबल यूज करेंगे h I I। दूसरे टाइप के इंटीग्रल है 1 2 और ये 2 1। अब यहाँ पर H2 प्लस मॉलिक्यूलर आयन के केस में दोनों हाइड्रोजन न्यूक्लियस होने के कारण psi1 और psi2 सेम है, तो ये दोनों टर्म को हम कंबाइन करके एक साथ लिख सकते हैं। दिस विल बी ट्वाइस C1 C2, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही लिखा गया है, केवल हमने दोनों टर्म को कंबाइन करके सिंप्लीफिकेशन के लिए ट्वाइस C1 C2 psi1, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो ये दोनों के लिए ये टर्म हो गया HII। ये जो टर्म है इस इंटीग्रल के लिए हम यूज करेंगे psi I h कैप psi j, एक 1 है और एक 2 है, इसके लिए सिंबल यूज करेंगे h I j। डिनोमिनेटर में जो है इन तीनों इंटीग्रल के लिए एक सिंपल टर्म हम यूज करें यहाँ पर psi I, इसमें हैमिल्टोनियन नहीं है, सिंपल प्रोडक्ट है दोनों वेव फंक्शन के, इसके लिए टर्म यूज किया जाएगा s I j। ये इंटीग्रल कहलाता है कूलम्ब इंटीग्रल, कूलम्ब समाकलन या कूलम्ब इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल कहलाता है एक्सचेंज या रेजोनेंस, विनिमय या अनुनाद समाकलन, एक्सचेंज और रेजोनेंस इंटीग्रल कहलाता है। और ये तीसरे टाइप का जो इंटीग्रल है ये कहलाता है ओवरलैप अतिव्यापन समाकलन या ओवरलैप इंटीग्रल। इस तीसरे केस में यदि I और J बराबर होगा तो उस कंडीशन में उसको हम SII से लिखेंगे। तो देखते हैं
इन सिंबल्स को इस इक्वेशन में यदि सब्स्टिट्यूट करते तो हमको एनर्जी का इक्वेशन क्या मिलता है? E इज इक्वल टू, ये C1 स्क्वायर है, ये किस टाइप का है? साई 1 है, I टाइप का है, तो इसके लिए हम सिंबल यूज करेंगे H11 प्लस सेकेंड टर्म है C2 स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या है? साई 2 हैमिल्टोनियन साई 2, इसके लिए सिंबल हो जाएगा H22 प्लस थर्ड इंटीग्रल जो है साई 1 और साई 2 है, तो ये HIJ टाइप का है, तो यहां पर ये हो जाएगा ट्वाइस C1 C2 H12। डिनोमिनेटर में देखिए, ये C1 स्क्वायर है, ये I और J जब सेम हो जाएगा, इफ I इज इक्वल टू J, तो उसके लिए हम लोग सिंबल यूज करेंगे SII। तो यहाँ पे क्या है? साई 1 स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंबल हो जाएगा ये S11 प्लस सेकेंड टर्म के लिए हो जाएगा ये C2 स्क्वायर S22, थर्ड टर्म ट्वाइस C1 C2, यहाँ पे साई 1 इंटू साई 2 है, तो ये हो जाएगा S12। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6। अब देखते हैं इसको आगे कैसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि I बराबर J है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन साई I स्क्वायर D2 है, उसके लिए हमने सिंबल यूज किया है SII। ये दोनों ही ओवरलैप इंटीग्रल है। अब इस सिस्टम के मिनिमम एनर्जी को निकालने के लिए हमको जो मेथड यूज करना है वो मेथड है वेरिएशन मेथड, परिवर्ती विधि या वेरिएशन मेथड। वेरिएशन मेथड के अनुसार इस इक्वेशन को हमको डिफरेंशिएट करना है। जो मिनिमम वेरिएबल पैरामीटर है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो है C1 और C2। तो एक बार C1 के साथ में डिफरेंशिएट करेंगे, C2 को कांस्टेंट रखेंगे, फिर उसके बाद C2 के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, C1 को कांस्टेंट रखेंगे और मिनिमा का कंडीशन अप्लाई करेंगे। मिनिमा का कंडीशन मिनिमम एनर्जी के लिए डेल E अपॉन डेल C1 और डेल E अपॉन डेल C2, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो देखते हैं, आइए इसको हम कैसे आगे कर सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये E के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टर्म डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को हम पहले लिख लेते हैं C1 स्क्वायर H11 प्लस C2 स्क्वायर H22 प्लस ट्वाइस C1 C2 H12। This is equal to E into C1 square S11 plus C2 square S22 plus twice C1 C2 S12। अब इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे और कलन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू, एक बार C1 के साथ करेंगे और दूसरे बार C2 के साथ करेंगे और इसमें हम कंडीशन क्या पुटअप करेंगे, डेल E अपॉन डेल C1 इक्वल टू 0 और डेल E अपॉन डेल C2 इक्वल टू 0। तो देखें इसको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। पूरा डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है। पहले देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। यहां पर C1 के पहले हम C1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस C1 H11 प्लस
इसमें C1 टर्म नहीं है और C2 को कांस्टेंट रखा गया, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई टर्म नहीं आएगा। नेक्स्ट टर्म क्या है, ट्वाइस C2H12, डिफरेंशिएशन किसका होगा, C1 का, dC1 अपॉन dC1 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2C2H12 इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट देखें, यहाँ पे भी वैसा ही होगा, एक बार E को कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, यहाँ पे E कांस्टेंट रखा गया है, ब्रैकेट में जो टर्म दिया हुआ है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस सेकेंड टर्म क्या होगा, ब्रैकेट में जो टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, E का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखते हैं कि ब्रैकेट के टर्म्स को हम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो ये हो गया 2C1H11 प्लस इक्वेशन नंबर 8, ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं ये टर्म्स एज सच यहां पर आएगा, ये 2C2H12, ये दोनों टर्म को एज सच हमने उतार लिया है, इज इक्वल टू E कांस्टेंट है। अब एक एक टर्म को हम डिफरेंशिएट करेंगे, C1 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2C1S11 हो गया, यहां पर कोई C1 का टर्म नहीं है, C2 कांस्टेंट है, तो ये टर्म 0 हो गया, तो ये टर्म 0 हो गया, प्लस नेक्स्ट टर्म में देखेंगे ये C1 के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका टर्म 1 आएगा, ये हो जाएगा 2C2S12, और नेक्स्ट जो टर्म है उसमें डेल E अपॉन डेल C1, उसका वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 2C1H11 प्लस 2C2H12 इज इक्वल टू E, ब्रैकेट में जो टर्म्स था उसको यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इस इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं, यहाँ के टर्म को हम इक्वेशन के इस तरफ ला सकते हैं। पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, इसी इक्वेशन को हम सब जगह से 2 को हम हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा ये C1H11 सिंप्लीफाई करके C2H12 इज इक्वल टू, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, C1ES11 प्लस C2ES12, इसको यदि हम रीअरेंज करेंगे, ये टर्म्स को इक्वेशन के हम इस तरफ लाएंगे और कोएफिशिएंट के कॉमन लेके लिखेंगे, तो ये C1 है, C1 में ये भी C1 है, ये भी C1 है, तो ये हो जाएगा H11 माइनस, ये टर्म इधर आएगा तो माइनस हो गया ES11 प्लस क्या हो जाएगा, ये C2 है, H12 है, और ये टर्म इधर पे आएगा तो ये हो जाएगा, दिस विल बिकम माइनस ES12 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। लेट्स बी इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन नंबर 10 है। इसी प्रकार हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू C2 और डेल E अपॉन डेल C2 का वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमको इसी प्रकार के इक्वेशन मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे H21 होगा, 21 और 12 सेम है इसलिए हम 12 ही लिख रहे हैं, माइनस ES12 प्लस C2
H22 माइनस ES, यहाँ पे 2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो हमने देखा कि किस प्रकार परिवर्ती विधि या वेरिएशन मेथड सिस्टम की मिनिमम एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए जब कंडीशन को लगाते हैं तो हमको दो सेकुलर इक्वेशंस मिलते हैं इस प्रकार के। अब इन सेकुलर इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं डिटरमिनेंट्स का। डिटरमिनेंट्स मैथमेटिक्स में आप लोग ने पढ़ा है, यहाँ पे 2 इंटू 2 का डिटरमिनेंट है, तो इस डिटरमिनेंट को हम दो वर्टिकल लाइंस के बीच में उसके एलिमेंट्स को लिख सकते हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। C1 वाला हो जाएगा ये H11 माइनस ES11, ये हो जाएगा H12 माइनस ES12, और सेकेंड इक्वेशन का H12 माइनस ES12, और ये हो जाएगा H22 माइनस ES22। दिस इज इक्वल टू, तो दो रो और दो कॉलम के आधार पर हमने इसको लिखा। अब देखते हैं इन जो इंटीग्रल्स हैं उनके वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो पहला इंटीग्रल है कूलम्ब इंटीग्रल। ये इलेक्ट्रॉन जिस एटॉमिक ऑर्बिटल में है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इंटरेक्शन का एनर्जी है, और ये एक नेगेटिव एनर्जी है क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं अल्फा। सेकेंड टाइप का इंटीग्रल जो है वो है एक्सचेंज या रेजोनेंस इंटीग्रल, क्योंकि जब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेता है तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जाएगा ये एक्सचेंज हो सकता है, और इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो है बीटा। अब यहाँ पे ओवरलैप इंटीग्रल दो प्रकार का है। जब SI इक्वल टू J होगा तो ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होगा और इसका वैल्यू होगा 1, और जब I इज नॉट इक्वल टू J तब ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होगा और इसका वैल्यू होगा 0। तो अब हम ये जो वैल्यूज है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। HII मीन्स H11 और H22, उसके बदले में हम यूज करेंगे अल्फा, और H12 इसके लिए यूज करेंगे बीटा, और S12 होगा उसके लिए 0, और S11 और S22 ये प्रसमानीकृत या नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है जिसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हम, ये अल्फा हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, दिस विल बी अल्फा, दिस विल बी अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, इसका वैल्यू भी क्या होगा 1 होगा। H12 का वैल्यू हमने क्या देखा बीटा, और S12 का वैल्यू 0। H12 बीटा है और S12 0 है, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसका प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू बीटा है। तो यहां पर हमको क्या मिलेगा बीटा, और यहां पर मिलेगा बीटा। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए हम अल्फा माइनस ई को सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स से, तो एनर्जी क्या होगा E विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स। E विल बी इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स। अब हमको x का वैल्यू यहां से डिटरमिनेंट से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखें डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये इसके बदले में हमने x पुट किया है, ये बीटा है, ये बीटा है, ये x है, इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस होगा बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, तो इक्वेशन हो गया। तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे मिलता है,
एक्स स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, बीटा स्क्वायर, और एक्स के दो रूट मिलेगा, एक प्लस और दूसरा माइनस रूट मिलेगा, दैट इज बीटा स्क्वायर का रूट लेंगे तो प्लस माइनस बीटा हमको मिलेगा। अब हम इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एनर्जी की इक्वेशन में, E इज इक्वल टू अल्फा माइनस एक्स में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस बीटा, ये लोअर वैल्यू है, इसके लिए E हो जाएगा अल्फा माइनस ऑफ माइनस बीटा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा, और x इज इक्वल टू प्लस बीटा जब होगा तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। तो हमको यहाँ पर दो एनर्जी का वैल्यू मिलता है, ये जब वेव फंक्शन ऐड होता है तो इसको हम लोग E प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस सब्ट्रैक्शन कैसे होता है तो इसको हम E माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से हायर होता है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होगा। तो एनर्जी लेवल को हम किस प्रकार से डायग्रामेटिकली शो कर सकते हैं, तो ये लोअर एनर्जी हुआ और ये हायर एनर्जी, ये लोअर का वैल्यू होगा अल्फा प्लस बीटा और हायर का एनर्जी होगा अल्फा माइनस बीटा। अब जैसे H2 प्लस मॉलिक्यूलर एंड में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वो लोअर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल पे ही जाएगा। थैंक यू।